नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 7 इंडियन एंड 1 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया है ओवर फेक एंटी इंडिया कंटेंट। तो आज इस वीडियो में आईटी रूल्स 2021 के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर्स है इस तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को ब्लॉक करने का। वैसे ये जो ब्लॉक्ड यूट्यूब चैनल्स है ये ऐसे इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे which is against India's national security, foreign relations and public order। वैसे इन YouTube चैनल्स का 114 करोड़ व्यूज है एंड 85,73,000 सब्सक्राइबर्स भी थे, और ये इस तरह के कंटेंट को मोनेटाइज भी कर रहे थे जो इंडिया के अगेंस्ट है। वैसे देखा जाएगा तो दिसंबर 2021 से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 102 यूट्यूब बेस्ड न्यूज चैनल्स एंड सेवरल अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का डायरेक्शंस इशू किया है। मिनिस्ट्री के हिसाब से ये जो यूट्यूब चैनल्स है ये ऐसे इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं जिसे हमारे रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में हेट्रेड स्प्रेड होने का चांस है। वैसे इन यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई सारे फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड होते थे, जैसे कि गवर्नमेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करने का ऑर्डर पास किया है, या फिर रिलीजियस फेस्टिवल्स को बैन करने का ऑर्डर पास किया है, या फिर रिलीजियस वार का डिक्लेरेशन हुआ है, इस तरह का फेक न्यूज। और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ये फेक न्यूज पोस्ट करते थे, जैसे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, और ऐसे कंटेंट्स है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में सेंसिटिव है और इंडिया की फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में भी सेंसिटिव है। Accordingly, the content was covered within the ambit of Section 16(a) of the Information Technology Act 2000। तो Information Technology Act 2000 का सेक्शन 16(a) में कुछ प्रोविजन है दोस्तों इस तरह के कंटेंट को प्रोहिबिट करने का या फिर ब्लॉक करने का। तो ये सेक्शन 16(a) के बारे में डिस्कस करेंगे। So, Section 16(a) of the IT Act confers on the central and state governments the power to issue directions to intercept, monitor or decrypt any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource। तो कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स में, अब ये कंप्यूटर रिसोर्स मतलब इसमें सब कुछ आता है, जो भी डिजिटल इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं ना, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, तो इसमें से जो इंफॉर्मेशन जनरेट होता है, उसे जो ट्रांसमिट होता है, उसमें रिसीव होता है या फिर उसमें स्टोर्ड है, ये सारे इंफॉर्मेशंस को इंटरसेप्ट करने का, मॉनिटर करने का या डिक्रिप्ट करने का डायरेक्शंस गवर्नमेंट इशू कर सकता है अंडर द सेक्शन 16(a) ऑफ द आईटी एक्ट। तो कौन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर ये पावर्स गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकता है? नंबर 1, इफ इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अगर अफेक्ट करता है, डिफेंस को अफेक्ट करता है या फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। दूसरा, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, ऐसे इंफॉर्मेशन से दूसरे कंट्रीज के साथ हमारे जो रिलेशंस है ये अगर खराब होता है। तीसरा, पब्लिक ऑर्डर और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निसेबल ऑफेंस रिलेटिंग टू दिस, मतलब वो इंफॉर्मेशन से अगर हमारी पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा या फिर उस इंफॉर्मेशन की वजह से कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंसेट होगा वायलेंस करने के लिए। क्या लिखा है? कमीशन ऑफ एनी कॉग्निसेबल ऑफेंस। कॉग्निसेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है? ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो ऐसे ऑफेंस तो भयंकर ऑफेंस होगा ना। तो ऐसे ऑफेंस करने के लिए वो इंफॉर्मेशन अगर किसी को मोटिवेट करेंगे या फिर मोटिवेट हो सकता है कोई, ऐसे इंफॉर्मेशन को भी गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकता है। एंड फाइनली, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस से रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन अगर गवर्नमेंट को करना है तो इस केस में भी सेक्शन 16(a) ऑफ द आईटी एक्ट एक्सरसाइज कर सकता है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लॉकिंग इंटरनेट वेबसाइट्स? सबसे पहले अगर ऐसा कोई कंटेंट गवर्नमेंट की नजर में आता है तो गवर्नमेंट इंटरमीडियरीज को डायरेक्शंस इशू करेंगे। अब ये इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स प्रोवाइडर्स ऑफ टेलीकॉम सर्विस, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा जो नेटवर्क ऑपरेटर्स है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो वेब होस्टिंग करते हैं, ये सब इंटरमीडियरीज में आता है। इसके अलावा सर्च इंजिन्स, ऑनलाइन पेमेंट एंड ऑक्शन साइट्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एंड साइबर कैफेज। बस आप इतना ही समझ लीजिए दोस्तों, जिस प्लेटफॉर्म में वो कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब को बोलेंगे इंडिया कि इन चैनल्स को ब्लॉक करो, यूट्यूब को अलाउ नहीं करेंगे इंडिया के अंदर इस चैनल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। अगर कोई वेबसाइट में ऐसा कंटेंट है
तो वेबसाइट का जो होस्ट है उनको बोलेंगे। अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट एंड ऑक्शन साइट्स है तो इनके जो ओनर है, बस आप इतना ही समझ लीजिए दोस्तों, जिस प्लेटफॉर्म में वो कंटेंट आ रहा होगा, जिसको वो कंटेंट के ऊपर एक्सेस है, उनको बोलेंगे। रूल के हिसाब से एनी सच रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजंस गिवन इन राइटिंग। तो देखिए, अगर कोई भी एक कंटेंट को ब्लॉक करना है या फिर कोई चैनल को ब्लॉक करना है तो रीजंस कोट करके लिखित में देना पड़ेगा ये डायरेक्शंस, ये रूल कहता है। नाउ आईटी एक्ट ऑफ 2000 के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इंडियन पार्लियामेंट एनैक्ट किया था 2000 में। ये इंडिया का प्राइमरी लॉ है दोस्तों फॉर मैटर्स रिलेटेड टू साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब जो ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह होता है, तो साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है वो सब आईटी एक्ट 2000 में कवर्ड है। वैसे इस एक्ट का एक अमेंडमेंट भी हो चुका है 2008 में। अंडर दिस लॉ, फॉर एनी क्राइम इन्वॉल्विंग ए कंप्यूटर और ए नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया, फॉरेन नेशनल्स कैन ऑल्सो बी चार्ज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो आईटी एक्ट 2000 के अंडर जो है, अगर कोई ऐसा क्राइम जिसमें एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क इन्वॉल्व है और वो इंडिया में लोकेटेड है, तो इसके लिए फॉरेन नेशनल्स को भी चार्ज कर सकता है। और इस लॉ में साइबर क्राइम्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के थ्रू जो फ्रॉड वगैरह होता है उसके लिए पेनाल्टीज भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है। एंड इट ऑल्सो गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स मतलब आपको पता होगा, जैसे कि आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेते हो तो आपको पीडीएफ भेजता है, वो उसका प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है, वो पीडीएफ आप रख सकते हो। उसमें क्या है ना, डिजिटल सिग्नेचर्स रहता है, मतलब कंप्यूटराइज्ड सिग्नेचर रहता है, तो उसको भी रिकॉग्निशन दिया है दोस्तों आईटी एक्ट ऑफ 2000 से। नाउ आईटी एक्ट 2000 के कुछ लूप होल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, इट डजंट एड्रेस प्राइवेसी इश्यूज। देखिए, आप सबको पता होगा प्राइवेसी आजकल एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबको 2019 पुट्टासामी जजमेंट के बारे में पता होगा। पुट्टासामी जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सो प्राइवेसी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है आईटी एक्ट 2000 में। वैसे क्या है ये प्राइवेसी कंसर्न्स? जैसे कि मान लीजिए आपने अपना कुछ पर्सनल डाटा एक वेबसाइट में अपलोड किया, जैसे कि अपना आधार कार्ड का डिटेल्स, पैन कार्ड का डिटेल्स, और अगर वो डाटा लीक होता है उस वेबसाइट से और दूसरे किसी के पास पहुंच जाता है तो उस डाटा का मिसयूज भी तो हो सकता है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए प्रोविजंस नहीं है आईटी एक्ट 2000 में। सो दैट इज ए लूप होल। सेकेंड, इंडियन आईटी एक्ट इज नॉट ए साइबर सिक्योरिटी लॉ एंड देयरफॉर डज नॉट डील विद नुआंसेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब ये साइबर सिक्योरिटी काफी कॉम्प्लेक्स चीज है दोस्तों। साइबर अटैक्स मतलब क्या होता है, जैसे कि फिशिंग होता है, डिनाइल ऑफ द सर्विस होता है, मैलवेयर अटैक्स होता है, हैकिंग होता है। तो ये साइबर सिक्योरिटी के जो नुआंसेस है इसके साथ डील करने के लिए भी इंडियन आईटी एक्ट में प्रोविजंस नहीं। वैसे डाटा ब्रीच एंड प्राइवेसी वायलेशन से रिलेटेड काफी सारे केसेस हुआ है दोस्तों। आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका इंसिडेंट के बारे में सुना होगा। 2010 में कैम्ब्रिज एनालिटिका करके एक ब्रिटिश फर्म कम से कम 1.5 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डाटा कलेक्ट किया था उनके कंसर्न के बिना। बहुत बड़ा केस हुआ था। और देखिए, आधार अकाउंट ब्रीच हुआ था 1.1 बिलियन सिटीजन्स का। फिर देखिए 2018 में पर्सनल डाटा लीक इंसिडेंट हुआ था ऑफ अबाउट 5 लाख गूगल प्लस यूजर्स। तो इस तरह के केसेस तो दुनिया भर में होते ही रहते हैं दोस्तों। पर हमारे देश में क्या है, रेगुलर पुलिस पर्सनल इस तरह के साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब आपको पता है दोस्तों, ये जो साइबर क्राइम्स है वो काफी कॉम्प्लेक्स रहते हैं। उसे अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए होता है जिन्हें साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छी तरह पता हो। पर हमारे पुलिस पर्सनल इतने कैपेबल नहीं है, उनकी गलती नहीं है, उन्हें इस तरह के ट्रेनिंग दिए नहीं जाते हैं। अब दोस्तों, आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंक्लूड किए गए ये भी चेक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, आईटी एक्ट 2000 में कुछ लूप होल्स थे, तो उन लूप होल्स को एक हद तक एड्रेस करने के लिए आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में कुछ प्रोविजंस इंक्लूड किया गया। जैसे कि डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड 2 सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया। वन इज सेक्शन 43A एंड सेक्शन 72A। सेक्शन 43A प्रोवाइड्स कॉम्पनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा। अगर कोई भी वेबसाइट ओनर किसी का भी पर्सनल डाटा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। फिर सेक्शन 72A पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई
पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया, जैसे कि मैंने कोई वेबसाइट में अपना कोई इंफॉर्मेशन, कोई सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन स्टोर किया है, तो वो वेबसाइट ओनर को तो एक्सेस होगा ना उस इंफॉर्मेशन का। तो अगर वो इंफॉर्मेशन किसी और के साथ वो डिस्क्लोज किया तो इसके लिए पनिशमेंट होगा अंडर सेक्शन 72A। अगला है इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 67C refers to the preservation and retention of information by intermediaries। अब ये इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले बताया। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे इंटरमीडियरीज है। इनका अपना कोई कंटेंट नहीं होता, दूसरा कोई उनके प्लेटफॉर्म में कंटेंट डालते हैं और दूसरा कोई वो कंटेंट को देखते हैं। तो पहले क्या होता था, जितने इंटरमीडियरीज है ना, वो ये बोल के निकल जाते थे कि ये जो कंटेंट है हमारा नहीं है, तो इसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। पर आजकल दुनिया भर में ऐसे लेजिस्लेशंस आ रहा है दोस्तों, जिसमें इंटरमीडियरीज को उनके प्लेटफॉर्म में जो कंटेंट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बना दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा आईटी एक्ट का सेक्शन 67C के हिसाब से इंटरमीडियरीज के पास अगर कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि फेसबुक के पास अगर मेरा कोई इंफॉर्मेशन है, इंस्टाग्राम के पास अगर मेरा कोई इंफॉर्मेशन है, उसे प्रिजर्व करने का, रिटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है। अगर लीक होगा तो पनिशमेंट है अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगला सेक्शन 69। सेक्शन 69 के बारे में तो हमने पहले ही डिस्कस किया। इट गिव्स पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर सोर्स। तो देखिए कौन कौन से ग्राउंड्स में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के इंटरसेप्शन या मॉनिटरिंग या डिक्रिप्शन कर सकता है, ये हमने पहले ही स्लाइड में डिस्कस किया था। और एक सेक्शन था दोस्तों, सेक्शन 66A, पर इसे सुप्रीम कोर्ट मार्च 24, 2015 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A एंड नॉट सेव्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। नाउ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A क्या कहता है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या कहता है? इट अकॉर्ड्स द स्टेट द पावर टू इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सेस ऑफ दिस राइट। मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है, गवर्नमेंट को यह पावर देता है आर्टिकल 19 के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने का। कौन कौन से ग्राउंड्स में? अगर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को अफेक्ट करते हैं, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस विद स्टेट्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो ये सारी ग्राउंड्स में आर्टिकल 19 के ऊपर गवर्नमेंट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। पर देखिए फिर भी सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। 66A क्या है वैसे? पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा, एनी पर्सन हु सेंड्स बाय मींस ऑफ ए कंप्यूटर रिसोर्स और ए कम्युनिकेशन डिवाइस एनी इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रोसली ऑफेंसिव और हैज मेनेसिंग कैरेक्टर। तो देखिए दोस्तों, कोई व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू ऐसे कोई मैसेजेस भेजते हैं जो ऑफेंसिव है, जिससे दूसरे किसी को अनएंस होता है, इनकन्वीनियंस होता है, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजुरी, इंटिमिडेशन होता है, एनिमिटी होता है, हेटेड होता है, तो ऐसे जो मैसेजेस भेजते हैं उनको पनिश करने के लिए प्रोविजंस था सेक्शन 66A में। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A के हिसाब से लोगों के पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और ये जो आपका 66A है ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में नहीं आता है। इस वजह से सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।